हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इंग्लिश की 3rd यूनिट के फर्स्ट चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले चैप्टर को हमने पढ़ा और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। चेक योर अंडरस्टैंडिंग में पहला क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा। आप पेयर्स में काम करेंगे और पंखा यानी कि हैंड फैन के ऊपर ये जो टेबल गिवन है इसे आपको कंप्लीट करना है। देन अपने आंसर्स को शेयर करना है क्लासमेट्स और टीचर के साथ। ओके, तो 3 कॉलम्स हैं टेबल में। सबसे पहले स्टेट का नाम, कौन से टाइप का फैन वहाँ पर मिलता है और वो फैन बनाने में क्या मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में हमने 4 तरह के हैंड फैंस देखे थे। उनमें से एक था अपली के हैंड फैन। देखो, ये है अपली के हैंड फैन। अब इसे बनाने में क्या मटेरियल यूज किए जाते हैं, ये पेज नंबर 71 पर आपको गिवन है। अपली के हैंड फैन ऑफ राजस्थान, इसे बनाने के लिए आपको पीसेस ऑफ फैब्रिक, कपड़ों के कुछ टुकड़े चाहिए, डिफरेंट शेप्स और पैटर्न्स के वो हो, और फिर उस पर कुछ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क किया जाता है। तो मटेरियल यूज्ड में आप लिखेंगे पीसेस ऑफ फैब्रिक विद ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड थ्रेड, गोल्ड थ्रेड। गोल्ड थ्रेड यूज किया जाता है उस फैन के ऊपर। ये देखिए, ये भी राजस्थान के ही एक टाइप का हैंड फैन है, गोल्ड थ्रेड वर्क होता है और ये फैन है जरदोजी हैंड फैन। तो स्टेट आप लिखेंगे राजस्थान एंड टाइप ऑफ फैन में जरदोजी हैंड फैन। अब दूसरे टाइप का हैंड फैन है टेम्पल हैंड फैंस। ये है टेम्पल हैंड फैन, ये भी राजस्थान में ही एक टाइप का हैंड फैन है। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। ये बनाए जाते हैं बाय एनग्रेविंग ब्रास। ब्रास, पीतल को एनग्रेव किया जाता है, कुछ डिजाइन्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर कार्व करके, और इसका लॉन्ग हैंडल होता है। तो स्टेट में आप लिखेंगे राजस्थान एंड मटेरियल यूज्ड में एनग्रेव्ड ब्रास। नेक्स्ट है गुजरात का मिरर वर्क हैंड फैंस। देखो, ये है मिरर वर्क हैंड फैन, गुजरात में मिलता है और ये हैंड फैंस बनते हैं प्योर कॉटन बेस्ड फैन होते हैं, कॉटन के, जिनको एम्बेलिश किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है मिरर वर्क से। तो मटेरियल यूज्ड में आप लिख देंगे कॉटन विद मिरर वर्क। नेक्स्ट फैंस हैं जो बीड्स के बनाए जाते हैं, मोतियों से बनते हैं। ये भी गुजरात में ही मिलते हैं। जो बीड्स हैंड फैन है वो कलरफुल बीड से कवर होते हैं, रंग बिरंगे मोतियों से कवर्ड होते हैं, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, और उनका सिल्वर हैंडल होता है। तो स्टेट में आप लिखेंगे गुजरात, टाइप ऑफ फैन में हो जाएगा बीड्स हैंड फैन, और ये बनते हैं बीड्स के। नेक्स्ट इज लेदर और के फैंस, और डेकोरेटेड होते हैं थ्रेड और वुल से। देखो, ये हैंड फैंस लेदर के, चमड़े के बने होते हैं और ये थ्रेड का काम हो रखा है पूरा। साइड में आप फ्रिल्स देखेंगे वुल के, ऊन के। ये भी गुजरात में ही मिलते हैं, स्पेसिफिकली वहाँ के कच्छ रीजन में। कच्छ गुजरात में है, जो जाना जाता है वहाँ के हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस के लिए, जिनको थ्रेड और वुल से डेकोरेट किया जाता है। तो स्टेट के नेम में आप लिखेंगे गुजरात, ब्रैकेट में कच्छ भी लिख देते हैं, कच्छ, KUTCH। फैन का नाम हो गया लेदर हैंड फैंस, और ये बनते हैं लेदर, और इनको डेकोरेट किया जाता है थ्रेड और वुल से। नेक्स्ट है 16 हैंड फैंस। ये वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। ये देखो, ये होता है 16। ये 16 प्लांट, जो एक तरह का वाटर ग्रास है, उसका स्पॉन्जी सेंटर होता है, बिल्कुल वाइट कलर का। ये देखिए, वेस्ट बंगाल के जो आर्टिसंस हैं वो पंखे बनाते हैं 16 से, 16 के सेंटर से, जो मिल्की वाइट स्पॉन्जी होता है, जिससे बहुत ब्यूटीफुल और डेलिकेट, बहुत नाजुक पंखे बनते हैं, कुछ इस तरह के। तो यहाँ मटेरियल यूज्ड में आप लिख देंगे 16। ओके, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का ये फैन है, जो प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क और साटिन फ्रिल से बनता है। देखिए, प्योर गोल्ड और सिल्वर जरी का काम होता है, सिल्क और साटिन के इसके फ्रिल्स होते हैं चारों तरफ, और इसका नाम है फर्ड हैंड फैन। ओके, ये उत्तर प्रदेश के हैं, अडॉर्न्ड विद प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क एंड साटिन फ्रिल्स।
तो टाइप ऑफ फैंस में आप लिख देंगे फर्ड हैंड फैंस। नेक्स्ट बिहार के फैंस, इसमें ये बैम्बू के बनते हैं, बांस के बनते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से, और इन्हें कहा जाता है, इनका नाम है बैम्बू हैंड फैन, बैम्बू हैंड फैन। ओके, इस तरह से ये टेबल आप कंप्लीट करेंगे। पिक्चर्स भी हमने देख ली, थोड़ा याद रखने में आसानी रहेगी आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर। यहाँ कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपको गिवन है, मतलब चैप्टर से थोड़ा सा पार्ट लिया गया है उसको रीड करिए और फिर जो क्वेश्चंस उन पर बेस्ड है उनको आंसर करिए। सो ओवर टाइम, समय के साथ पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स। कल्चरल गुड्स उन गुड्स को, उन चीज़ों को कहा जाता है जो हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को दिखाती है। तो समय के साथ पंखे जो है वो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कल्चरल गुड्स बन गए, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, जिनको ट्रेड रूट से, जहाँ जिन रूट से ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था, उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। दे वर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश, उनको बहुत स्टाइलिश और एग्जॉटिक, बहुत अट्रैक्टिव और अनयूजुअल समझा जाता था। ऑल्दो देयर वॉज सब्सटैंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटी थी इंडिया में, जैसे उनको यूज़ किया जाता था, सभी जगहों पर हवा करने के लिए ही यूज़ करते थे। बट स्टिल डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। जो हमारे ट्रेडिशनल पुराने पंखे हैं उनमें हर गांव की और हर शहर की अपनी अलग वेराइटी थी। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटीरियल, हर जगह पर अलग अलग मटीरियल से पंखे डिज़ाइन किए गए, पंखे डेवलप किए गए, बनाए गए। और अ वेराइटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइंस, उनके ऊपर इंट्रिकेट, बहुत बारीकी से डिज़ाइन किया जाता था। उसमें भी हर जगह वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान के डिज़ाइंस अलग है, गुजरात की अलग है, उड़ीसा के अलग है, बिहार की अलग है। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, अलग पहचान देते थे। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑफ कॉमर्स। ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको इसमें दिया भी है कि पंखा कल्चरल गुड्स बन गए थे जिनको ट्रेड रूट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बांटा जाता था अलग अलग प्लेसेस तक, यानी कि वो कॉमर्स में, कॉमर्स बोलते हैं व्यापार जो होता है, उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट इज व्हाई हैज द वर्ड ट्रेडिशनल बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब पंखास। पंखा को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिशनल वर्ड क्यों यूज किया गया है। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वर्ड यूज किया गया है क्योंकि इंडिया में पंखास को एंशिएंट टाइम से यूज किया जाता है और वो हमारे कल्चर का और कस्टम्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। आंसर आप लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं द वर्ड ट्रेडिशनल, लिख देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। सो द वर्ड ट्रेडिशनल हैज़ बीन यूज्ड, वर्ड ट्रेडिशनल यूज किया गया है बिकॉज पंखास हैव बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम से, प्राचीन काल से ही भारत में पंखों को यूज किया जाता है एंड आर अ पार्ट ऑफ द कल्चर, और ये हमारे कल्चर का, संस्कृति का एक पार्ट भी है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेंटेंस दे वर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश, उनको एग्जॉटिक और स्टाइलिश माना जाता है, इज एन ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट बिकॉज, ये एक ओपिनियन है राइटर का, कोई फैक्ट नहीं है कि सभी उनको एग्जॉटिक और स्टाइलिश ही मानेंगे। तो ऐसा क्यों है, वही रीज़न आप लिखेंगे, बिकॉज पीपल में हैव डिफरेंट व्यूज़, क्योंकि लोगों के इस बारे में अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं उनके लिए पंखा सिर्फ एक कमोडिटी है जिसे वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कईयों के लिए वो सिर्फ डेकोरेशन का एक सामान हो सकता है, राइटर के लिए वो एग्जॉटिक और स्टाइलिश है। सो बिकॉज डिफरेंट पीपल में हैव, ये सिर्फ राइटर का ओपिनियन है, कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं इस बारे में। मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, जो लोग उसको यूज़ करते हैं, जिनके घर में फैंस नहीं है, सीलिंग फैंस नहीं है, कूलर्स नहीं है, एसी नहीं है, उनके लिए ये सही, वो ये नहीं कहेंगे, उनका ये ओपिनियन नहीं होगा कि फैंस तो सिर्फ स्टाइल के लिए या शो ऑफ के लिए होते हैं। ओके नेक्स्ट, इन्फर वन रीज़न
फॉर कॉमनैलिटी इन द यूज ऑफ पंखास अक्रॉस इंडिया। कहा गया कि इंडिया में हर जगह के पंखों के अलग स्टाइल थे, जैसे हैंड फैंस लोग यूज़ करते थे, डिफरेंट मटेरियल से बने होते थे, लेकिन फिर भी जैसे उनको यूज़ किया जाता था वो कॉमन था, यानी कि उसमें सिमिलैरिटी थी। तो क्या कॉमनैलिटी आपको देखने को मिलेगी? पुराने समय में लोग पंखों को गर्मी से खुद को रिलीफ दिलाने के लिए, हवा करने के लिए यूज़ करते थे। तो कॉमनैलिटी ये थी दैट पीपल ऑल ओवर इंडिया, आंसर नंबर 4, पीपल ऑल ओवर इंडिया यूज्ड पंखास, पंखों को यूज़ करते थे। पंखा मतलब हैंड फैंस, वो पंखे, आपको पंख फेदर्स नहीं सोचने हैं इसको। पंखों को यूज़ करते थे टू गेट रिलीफ फ्रॉम हीट, रिलीफ फ्रॉम हीट, गर्मी से खुद को रिलीफ देने के लिए। तो ये कॉमन था जो जिस तरह से उसको यूज़ किया जाता था। सेलेक्ट विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट असर्शन फॉर द गिवन रीजन। रीज़न ये है कि पंखा जो इंडिजिनस मटेरियल्स थे, मटेरियल जो एक प्लेस पर मिलते हैं, जैसे आसाम में बैम्बू आसानी से मिल जाता है, वहाँ पर बैम्बू के पंखे हुआ करते थे। केरला में हमने देखा जो पाम है, पाम ट्रीज मिलते हैं तो पाम लीव से बनते थे। उत्तर प्रदेश में मूंज ग्रास मिलती थी, लोगों ने उससे पंखे बना लिए। तो पंखे इंडिजिनस मटेरियल जो आसानी से मिल जाए उसके बने होते थे। उनका डिज़ाइन भी यूनिक होता था उस रीजन के अकॉर्डिंग, और एंड इलाबोरेट डिज़ाइन। ओके, अब ये तो रीज़न आपने दे दिया, इसके लिए असर्शन क्या सही होगी? क्या ऑप्शंस हैं या खुद से लिखना है? ऑप्शंस हैं, ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर, हर एक पंखा दूसरे से अलग था, या फिर पंखास वर यूज्ड बाय मेनी पीपल। देखो, पंखे बहुत सारे लोग यूज़ करते थे, इसीलिए वो अलग अलग मटेरियल के बने थे, इंडिजिनस मटेरियल से यूनिक थे हर रीजन के पंखे, और इलाबोरेटेड डिज़ाइंस थे। ये सही असर्शन नहीं है। असर्शन जिसका वो रीज़न हो सकता है वो ये है कि आप पूछेंगे हर जगह के पंखे जो थे वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश्ड यानी कि डिफरेंट थे, अलग थे, क्योंकि वो इंडिजिनस मटेरियल के बने थे, उस रीजन के, हर रीजन के अपने यूनिक पंखे थे, और डिज़ाइंस भी उस रीजन से रिलेटेड ही था। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही होगी इसमें। नाउ नेक्स्ट इज विद टाइम, अब एक और एक्सट्रैक्ट है, विद टाइम एंड एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, समय के साथ और टेक्नोलॉजी के आने से, एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, बहुत सारे नए और इनोवेटिव क्रिएशंस हुए हैं, चीज़ें बनी हैं। द ब्यूटिफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस, इंडियंस के बीच में जो पंखास प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे उनकी जो प्रेजेंस है वो लूज हो रही है, उस रिस्क पर वो है। आप कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस रिस्क को वो फेस कर रहे हैं। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, एक समय था जब लोग पर्सनल यूज़ के लिए खुद उसको यूज़ करते थे, तो पंखे बनाते थे। ओवर टाइम, समय के साथ, दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, ये जो हैंडीक्राफ्ट था ये बदल गया किस में? कमर्शियल बिजनेस में। अब लोग बेचने के लिए हैंड फैंस बनाते हैं। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियाज आर्टिसंस, हमारे जो कुछ आर्टिस्ट हैं अब ये उनके लिए लाइवलीहुड, जीविका का एक साधन भी बन गया है। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड, थोड़ी सी भी अगर इनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखास बीइंग क्राफ्टेड, तो वो लोग अलग अलग तरह के डिफरेंट वर्जन्स बनाएंगे उन पंखास के, उनको क्राफ्ट करेंगे, तो उनकी पॉपुलैरिटी और डिमांड बढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर हो सकता है इस चीज़ में। ओके, नाउ फर्स्ट इज इन्फर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, एसी है लोगों के घरों में, कूलर है, सीलिंग फैंस है, टेबल फैंस है, इलेक्ट्रिक फैंस है, तो टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से पंखास पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको लिखना है। तो जब से टेक्नोलॉजी आई है लोगों ने ट्रेडिशनल पंखों को यूज़ करना बंद कर दिया है, जिनसे उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। तो आंसर आप लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी हैज़ रिड्यूस्ड, टेक्नोलॉजी हैज़ रिड्यूस्ड, टेक्नोलॉजी ने कम कर दिया है द यूज़ ऑफ पंखास, द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल पंखास, हमारे जो पुराने पंखे थे ट्रेडिशनल,
लोग अब उनको कम यूज करने लगे हैं, पंखास, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। कॉजिंग, डिमांड कम हो गई है, कॉजिंग देम टू लूज पॉपुलैरिटी। ये हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं। अगर यहाँ से आपको लिखना हो पैसेज से तो आप लिख सकते हैं, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। इंडियंस के बीच में उनकी जो प्रेजेंस है उसको वो लूज कर रहे हैं, खत्म होने की कगार पर है, रिस्क पर है। नाउ कंप्लीट द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट रीजन। सही रीजन से स्टेटमेंट को कंप्लीट करिए। द राइटर रेफर्स टू पंखास नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट। राइटर ने पंखों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बताया है, बट एज अ कल्चर। उन्होंने उसे हमारा कल्चर कहा है, हमारी संस्कृति है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशंस को और हमारी आर्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने कितने तरह के पंखे देखे, हर जगह के पंखों को देखने पर वहाँ की आर्ट के बारे में आपको पता लगता है, किस तरह का ट्रेडिशन था वो पता लगता है। सो बिकॉज दे रिप्रेजेंट, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ट्रेडिशंस और आर्ट को, आर ट्रेडिशंस एंड आर्ट। ओके, तो इसलिए पंखे सिर्फ हवा करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे कल्चर का पार्ट है। नाउ सिलेक्ट अ लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट से वो लाइन सेलेक्ट करिए जो डिपिक्ट करती है, बताती है कि कैसे पंखों का रोल चेंज हो गया है ओवर द ईयर्स। इसमें ये लाइन बेस्ट रहेगी, वंस मेड फॉर पर्सनल यूज। एक समय था जब पर्सनल यूज के लिए लोग पंखे बनाया करते थे। समय के साथ ये हैंडीक्राफ्ट ट्रांसफॉर्म हो गया कमर्शियल बिजनेस में। यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए पूरा, ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। ओके, तो इससे पता लगता है कि पंखों का रोल समय के साथ, सालों के साथ बहुत बदल गया है। नेक्स्ट, लिस्ट वन वे इन विच द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखास माइट बेनिफिट आर्टिसंस। कोई एक तरीका बताइए जिससे अगर पंखों की डिमांड बढ़ जाए तो उससे आर्टिसंस को बहुत बेनिफिट हो सकता है। डिमांड बढ़ेगी तो आर्टिसंस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम मिलेगा, और एक तरह से वो उनके लिए एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी होगी, जीविका चलाने की एक साधन उनको मिल जाएगा, एक जरिया मिल जाएगा। आंसर नंबर 4 आप लिखेंगे। इजी उसमें लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, इट हेल्प्स, ये हेल्प करेगा आर्टिसंस को अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसे वो कमा सकते हैं और उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर एन इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाए, लोग ज़्यादा पंखे खरीदने लगे, उससे इट प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट एंड livelihood opportunities to artisans and livelihood opportunities to artisans. Okay, next is select the factor that has contributed to the commercialization of pankhas. कौन से एक फैक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है कि पंखों का कमर्शलाइजेशन हो गया है, एंड इंक्रीज एंड पॉपुलैरिटी इन डिमांड। ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था कि अलग अलग तरह के पंखे अभी क्राफ्ट किए जाने लगे हैं। कल्चर प्रिजर्वेशन, हमें अपने कल्चर को बचा के रखना है, सांस्कृतिक धरोहर बचा के रखनी है, इसीलिए कमर्शलाइजेशन हो गया पंखों का। ऐसा नहीं है, ये इकोनॉमिक डिमांड की वजह से हुआ है। पंखों की अगर पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो उससे पंखों का कमर्शलाइजेशन होगा, एक तरह से वो बिजनेस का एक पार्ट बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और आर्टिसंस इनिशिएटिव भी नहीं है, इसमें भी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। सो हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर? कैप्चर द एसेंस का मतलब होता है मेन आइडिया को क्लियरली एक्सप्रेस करना। तो ये जो चैप्टर का नाम है विंड्स ऑफ चेंज, ये किस तरह से चैप्टर के मुख्य भाव को दर्शाता है। तो चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से हैंड फैंस के यूसेज में चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम। जैसे पहले उनको पर्सनल कंफर्ट के लिए यूज किया जाता था, अब वो डेकोरेटिव आइटम बन गए हैं, बहुत सारे आर्टिसंस के लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन गए हैं। तो डेफिनेटली जो चैप्टर में आपको बताया गया है,
टाइटल से क्लियरली वो रिफ्लेक्ट होता है। विंड्स ऑफ चेंज, बदलाव की हवाएं, तो विंड्स हैंड फैंस के लिए हो गया कहीं ना कहीं, और जिस तरह से उनके यूसेज में चेंज आया है वो बदलाव को शो करता है। तो आंसर आप लिखेंगे, लिख लेते हैं सभी के आंसर्स। सो आंसर आप लिखेंगे द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज, चैप्टर का जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज, इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर के मेन आइडिया को कैप्चर करता है बाय शोइंग हाउ द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हैंड फैंस हैव चेंज्ड ओवर टाइम, ये दिखाकर कि हैंड फैंस का रोल और उनकी जो सिग्निफिकेंस, जो इम्पोर्टेंस थी, वो समय के साथ कैसे बदल गई है। वंस यूज्ड फॉर पर्सनल कंफर्ट, एक समय के लिए पंखों को पर्सनल कंफर्ट के लिए, हवा करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए यूज किया जाता था। पंखास नाउ हैव बिकम डेकोरेटिव आइटम्स, लेकिन आज के समय में पंखे डेकोरेटिव आइटम्स बन गए हैं एंड अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर आर्टिसंस, और जो आर्टिस्ट्स हैं, कारीगर है, उनके लिए एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी है, एक तरह से आजीविका कमाने का साधन है। पंखों को बेचकर उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, तो इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है विंड्स ऑफ चेंज, बदलाव की हवा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी टू रिलेवेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर से 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं और इस स्टेटमेंट को एक तरह से जस्टिफाई करना है, इसे सपोर्ट करना है। दैट द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखास, पंखों का जो स्ट्रक्चर है या डिजाइन बनाया जाता है उन पर, दे आर टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मतलब वो प्रूफ है, एक तरह से सबूत है, टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन, उस रीजन के, उस जगह की कल्चरल आइडेंटिटी को वो शो करता है। सो द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखास रिफ्लेक्ट द कल्चरल एंड ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जगहों के जो पंखे बनाए जाते हैं उनका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा डिजाइन है, वो उस जगह के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, ट्रेडिशंस को, परंपराओं को दिखाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। जैसे पहले हम राजस्थान के 2 फैंस की बात करते हैं, अपलीके और जरदोजी हैंड फैंस। ये देखिए, ये है अपलीके हैंड फैन और ये है जरदोजी हैंड फैन। तो इनमें आप देखेंगे कलरफुल फैब्रिक्स यूज किए गए हैं, रंग बिरंगे कपड़ों से ये बना है, गोल्ड का थ्रेड वर्क है, सोने का थ्रेड वर्क किया जाता है जरदोजी हैंड फैन पर। तो इससे क्या पता लगता है, ये शो करता है कि राजस्थान कितना रिच है, वहाँ का आर्टिस्टिक ट्रेडिशन जो है स्टेट का, उसकी रिचनेस को वो दिखाता है। ओके, सो द अपलीके एंड जरदोजी हैंड फैंस ऑफ राजस्थान आर डेकोरेटेड विद कलरफुल फैब्रिक्स एंड गोल्ड थ्रेड वर्क शोइंग द रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ द स्टेट। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा जो मिरर वर्क होता है गुजरात के हैंड फैंस पर, या फिर तालपत्र के पंखे बनाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, ये है गुजरात का मिरर वर्क हैंड फैन और ये है वेस्ट बंगाल का तालपत्र पंखा। तो ये शो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं द लोकल मटेरियल्स। इसको देखने से आपको पता लग जाएगा वेस्ट बंगाल में ताड़ के पेड़, जो पाम ट्रीज हैं, वो बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो एक तरह से लोकल मटेरियल को दिखाते हैं, कैसे पंखे बने हैं और कैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उन रीजन्स की। गुजरात के वैसे कपड़े भी अगर आप देखें उनमें मिरर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो वही उनके फैंस भी शो करते हैं। जो वहाँ के पंखे बनाए गए हैं हैंड फैन, वो बिल्कुल उस कल्चर को, उन मटेरियल्स को यूज़ करके बनाए गए हैं। उनका स्ट्रक्चर, उनका डिज़ाइन, जो वहाँ का जो रीजन है उसके ट्रेडिशन को शो करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। वैसे इस आंसर में हमने ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे दिए, 2 ही पूछे थे उसने, 2 स्टेटमेंट्स, 2 एग्जाम्पल्स आपको देने थे। तो शॉर्ट में इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। राजस्थान जरदोजी हैंड फैंस, राजस्थान के जरदोजी और गुजरात के जो मिरर वर्क हैंड फैंस हैं वो वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी को शो करते हैं उस रीजन की, थ्रू देयर यूनिक मटेरियल्स। दोनों ही बिल्कुल यूनिक, अलग मटेरियल्स के और डिज़ाइंस के बने हैं। ओके, लेकिन 9th क्लास है और आपके अगर क्वेश्चन आंसर्स आप देखें 3 मार्क में मिनिमम आते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेंथ रख रहे हैं। कई बार बच्चे कहते हैं शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर्स को लिखवाने के लिए, लेकिन फिर वही है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने यूजफुल नहीं होते। ठीक है, तो बहुत लेंदी भी नहीं है, मीडियम अगर लेंथ में हम रखें, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द चैप्टर
चैप्टर में मेंशन किया गया है, बताया गया है, पंखास रनिंग द रिस्क ऑफ, कि पंखों पर अभी जो फैंस हैं, हैंड फैंस, उन पर रिस्क है ऑफ स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस अमंग इंडियंस, कि वो हम भारतीयों के बीच में उनकी जो प्रेजेंस है उसको धीरे धीरे वो लूज कर रहे हैं। पंखे जनरली आपको घरों में आजकल दिखाई नहीं देते। इवैल्यूएट करिए हाउ द बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप and incorporating innovative designs in the creation of पंखास will help in this regard। अब कैसे इंडियंस के बीच में वापस उनकी प्रेजेंस को हम लेकर आए। अगर आप लोगों को कहेंगे हवा करने के लिए पंखे ले लीजिए, वो ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके पास, टाइम भी नहीं है उतने एफर्ट्स भी कोई नहीं डालना चाहता। तो किस तरह से हमें ये जो हमारी क्राफ्ट्समैनशिप है, ट्रेडिशनल बहुत पुराने समय से चली आ रही है, इसको बचाना भी है, प्रिजर्व करके भी रखना है, और दूसरा कुछ इनोवेटिव डिजाइन्स भी अगर हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर दे तो पंखास की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी एक तरह से। इस पर आपको कमेंट करना है। सो प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप वाइल इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव डिजाइन्स, हमारी पुरानी क्राफ्ट्समैनशिप भी प्रिजर्व्ड रहे, जो पारंपरिक क्राफ्ट्समैनशिप है, क्राफ्ट का काम लोग करते थे, वो भी बची रहे, और साथ ही साथ कुछ इनोवेटिव नए डिजाइन्स हम उसमें इंट्रोड्यूस अगर कर दे, इट विल हेल्प कीप द आर्ट ऑफ पंखा मेकिंग अलाइव, तो उससे पंखा मेकिंग की जो आर्ट है ये जीवित रहेगी। ट्रेडिशनल टेक्निक्स विल प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशनल टेक्निक्स होंगी, पंखों का लगभग डिजाइन वही रहेगा, तो उससे हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी पंखों की, वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी, सुरक्षित रहेगी। जबकि मॉडर्न डिजाइन्स ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप वैसे ही पंखे बनाएंगे जैसे पुराने समय में होते थे इस तरह से, तो उस समय पर लोगों को लेना मजबूरी थी, क्योंकि वो यूज़ करते थे उनको। आज के समय में पुराने डिज़ाइंस अगर होंगे तो लोग उनको परचेज नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कुछ मॉडर्न डिज़ाइन अगर इंट्रोड्यूस कर दे, ऐसे फ्रिल्स लगा दे चारों तरफ, डेकोरेट कर दे उसको, कि कम से कम घर में रखे हुए अच्छे लगे या लोग उनको डेकोरेशन के लिए ही परचेज कर ले, तो मॉडर्न डिज़ाइंस ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और इनकी डिमांड बढ़ेगी हैंड फैंस की मार्केट में। तो ये एक तरह से बैलेंस बना रहेगा कि आर्टिसंस को हेल्प भी हो जाएगी कि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके, वो पंखे बनाते भी रहेंगे क्योंकि मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो क्राफ्ट है ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के बीच में भी पॉपुलर रहेगी। ठीक है, अब एक बार रीड कर लेते हैं आंसर को। प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव डिजाइन विल हेल्प कीप द आर्ट ऑफ पंखा मेकिंग अलाइव। ये तो क्वेश्चन से ही आपने लिख दिया एज इट इज। अब ट्रेडिशनल टेक्निक्स विल प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज, टेक्निक वही है, वही ऐसे डंडा होगा यहाँ पर, मतलब देखने से वो फैन ही लगेंगे, तो हमारी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी। जबकि कुछ मॉडर्न डिज़ाइन दे देते हैं इनमें, वैसे भी तो लोग पेंटिंग्स खरीदते हैं तो फैंस को खरीद लेंगे, तो वो अट्रैक्ट करेगी ज़्यादा लोगों को एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर दीज फैंस, इन फैंस की डिमांड्स बढ़ जाएगी। ये एक बैलेंस बनाकर रखेगा। दिस बैलेंस विल हेल्प आर्टिसंस अर्न अ लाइवलीहुड and ensure that crafts remain popular among future generations, कि हमारी आने वाली जनरेशन को पता रहे कि हैंड फैंस क्या होते हैं। इवन आज के टाइम में बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो, क्योंकि वो आपको अपने आसपास देखने को नहीं मिलते हैं, आप उनको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ माइट इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स, कुछ जो इनिशिएटिव लिए हैं सरकार ने, एक्शंस लिए हैं कि पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कराई जाती है, जिनमें लोगों को या बच्चों को पंखे कैसे बनते हैं वो सिखाया जाता है। इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट, वो कैसे ये जो हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है इसको प्रिजर्व करने में कंट्रीब्यूट करेगी। दोनों सेम ही क्वेश्चंस हैं, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी से हम प्रिजर्व कर सकते हैं पंखा मेकिंग आर्ट को, फिर वर्कशॉप्स कराकर कैसे आप प्रिजर्व कर पाएंगे इस आर्ट को। सो पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। जैसा हमने कहा भी था, आपके स्कूल में बैगलेस डेज में ये एक्टिविटी कराई जा सकती है, तो उससे एक तो लोग अवेयर होंगे, जान पाएंगे इनकी ब्यूटी की, इनकी सुंदरता के बारे में, और कितनी इम्पॉर्टेंट ये हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, पुराने समय से चली आ रही एक आर्ट है, उसके बारे में आप जान पाएंगे। अगर आप देखेंगे ही नहीं कभी तो आप ना उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसकी ब्यूटी को, ना ही अवेयर हो पाएंगे उसके बारे में। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिसंस टू डिस्प्ले देयर स्किल्स, इन वर्कशॉप्स में आर्टिसंस भी आते हैं, अपनी स्किल्स को दिखाते हैं, एंड टीच अदर्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हैंड फैंस, दूसरों को भी इसमें सिखाया जाता है
हैंड फैंस बनाने का क्या प्रोसेस है। सच इनिशिएटिव्स, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं, ऑल्सो एनकरेज पीपल टू अप्रिशिएट एंड सपोर्ट द क्राफ्ट। लोग फिर अप्रिशिएट भी करते हैं इस क्राफ्ट को, सपोर्ट भी करते हैं, देयर बाय हेल्पिंग टू प्रिजर्व इट। तो इससे ये जो आर्ट है ये प्रिजर्व रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। लोग ही अगर नहीं जानेंगे, जैसे बहुत समय से जो हमारे आर्ट थे उसके बारे में बच्चों को नहीं बताया गया, तो धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है। अब वापस से हम वहीं आ रहे हैं कि नेक्स्ट जो जनरेशन है उनको हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है कितना रिच रहा है उस बारे में उनको बताया जाए, उनको सिखाया जाए। तो ये वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराना उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट, द राइटर मेंशंस सेलिब्रेटिंग पंखास इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के एंड में जो राइटर है उसने कहा है कि जो पंखास हैं उनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, एक तरह से उनका उत्सव मनाना चाहिए। असेस हाउ दिस कुड बी बेनिफिशियल टू आर्टिसंस एंड द क्राफ्ट। इस क्राफ्ट के लिए, आर्ट के लिए और जो आर्टिसंस हैं उनके लिए इसको सेलिब्रेट करना कैसे बेनिफिशियल होगा। सो सेलिब्रेटिंग पंखास, अगर हम पंखों को कैसे हमारे हैंड फैंस थे उसको सेलिब्रेट करते हैं, इट कैन इंक्रीज पीपल्स इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल हैंड फैंस। इससे हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक हैंड फैंस में लोगों का इंटरेस्ट जगेगा, वो इनके बारे में जानना चाहेंगे, इन्हें खरीदना चाहेंगे, एंड क्रिएट ग्रेटर डिमांड फॉर देम। फिर किसी चीज़ में अगर हम इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको खरीद भी लेते हैं, भले ही रखने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, उससे उनकी डिमांड बढ़ेगी। एंड देन दिस विल प्रोवाइड आर्टिसंस विद मोर अपॉर्चुनिटीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। जो आर्टिसंस हैं कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे, जब लोग खरीदना चाहेंगे, जब डिमांड होगी, तो एक तरह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच पाए एंड इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड, और अपने जीवन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए। इट विल ऑल्सो प्रिजर्व इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। हमारी जो इतनी भारत की सांस्कृतिक विरासत रही है, जो इतनी रिच थी, वो प्रिजर्व भी रहेगी, उसको हम सुरक्षित, संरक्षित रख सकते हैं। एंड कीप दिस ट्रेडिशनल आर्ट अलाइव, और उससे ये जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है ये जीवित भी रहेगी। ओके, तो इसलिए फैंस को सेलिब्रेट करना, या फिर उनके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराना, या फिर उनको उनमें कुछ एक नया मॉडर्न टच देना, ये सब बहुत ज़रूरी है इस आर्ट को बचाए रखने के लिए। नेक्स्ट, नाउ हाउ डज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पस। जैसा कि हमने कहा भी, पंखों को आजकल सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वहीं तक उनका जो यूज है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, वहीं तक सीमित हो गया है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? द चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया। ये हमारे फैंस तो ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न इंडिया में कैसे उनका रोल, कल्चरल रोल चेंज हुआ है, इसके बारे में क्या बताता है ये। सो इन मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फैंस हैं, एयर कंडीशंस, एसीज हैं, दे हैव रिप्लेस्ड हैंड फैंस फॉर डेली यूज। ऑब्वियसली डेली यूज में लोग उनको यूज करते हैं, हैंड फैंस को नहीं। तो इन्होंने हैंड फैंस के यूज को रिप्लेस कर दिया है, अब आ गए हैं फैंस और एसीज और कूलर्स। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से पंखास आर नाउ मेनली यूज्ड फॉर डेकोरेशन। पंखास को सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, एंड एज हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। लोग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वैसे भी रखते हैं घरों में, तो उनकी तरह इनको यूज किया जाता है। दिस चेंज शोज, अब ये बदलाव क्या बताता है? ये दिखाता है दैट वाइल देयर प्रैक्टिकल यूज हैज इंक्रीज्ड, उनका प्रैक्टिकल यूज बढ़ा है, देयर डिक्रीज, सॉरी प्रैक्टिकल यूज कम हो गया। प्रैक्टिकल यूज मतलब जिसके लिए उनको मेनली यूज किया जाता था हवा करने के लिए, हालांकि प्रैक्टिकल यूज कम हो गया, लेकिन देयर कल्चरल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू कंटिन्यू टू अप्रिशिएट एंड प्रिजर्व। उनकी जो कल्चरल वैल्यू है, जो आर्टिस्टिक वैल्यू है, वो अभी भी अप्रिशिएट की जाती है और उसको प्रिजर्व रखा गया है। नहीं तो ऐसा होता कि हैंड फैन सब काम के नहीं है तो वो आर्ट ही खत्म हो जाती, लेकिन क्योंकि वो इतने ब्यूटीफुल है, एक आर्टिस्टिक टच है उनमें, हमारे कल्चर को शो करते हैं अलग अलग जगहों के, तो इसलिए आज भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। लोगों के घरों में अब भी आपको हैंड फैंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये है आपके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। आंसर नंबर 1 होपफुली अच्छे से आपको सभी समझ में आ गए होंगे। सेकंड, पिक्चर्स के थ्रू, और वैसे भी हमने लैंग्वेज को बहुत डिफिकल्ट नहीं रखा है। 5th एंड 6th। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
Now next is vocabulary and structures in context. So first is read the following pairs of words from the text. आपके चैप्टर से कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपको दिए हैं, एक्सॉटिक एंड स्टाइलिश. पहले आपको इनको रीड करना है. एक्सॉटिक मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव, स्टाइलिश यानी कि फैशनेबल. विलेजेस एंड टाउन्स, गांव और शहर. थ्रेड एंड वुल, धागा और ऊन. सिल्क एंड ब्रास, सिल्क जो हिंदी में सिल्क को कहते, रेशम, रेशम एंड ब्रास, पीतल. ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड, ऑर्नेट करना सजाना, एनक्रस्ट करना जड़ना. विद इन एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर. ओके, नाउ क्लासिफाई द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन अबव. ये जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपको दिए हैं इनको आप क्लासिफाई करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, इन कैटेगरीज में सबसे पहले अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब बाहर से देखने पर कोई चीज़ कैसी लगती है, दिखावट कैसी है उसकी. प्लेस, जगह, और मटीरियल, एक तरह से मटीरियल, सामग्री. एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर दिया भी है, जैसे विद इन एंड आउटसाइड, ये यूज होगा प्लेस के लिए, अंदर और बाहर. अब वन बाय वन देखते हैं. कोई चीज़ एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत फैशनेबल है, तो वो क्या मटेरियल को शो करता है, प्लेस को या उसकी अपीयरेंस को. ये वर्ड यूज होगा अपीयरेंस के लिए. तो यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश. हम मैच कर देते हैं क्योंकि लिखने में टाइम ही वेस्ट होगा और ये कुछ इतना वो है भी नहीं, आप खुद से भी लिख सकते हैं. एक्सॉटिक एंड स्टाइलिश आएगा यहाँ. नेक्स्ट इज थ्रेड एंड वुल. इसके नीचे ही अगर हम देखें, धागा और ऊन. धागा और ऊन किससे रिलेटेड है, ये मटेरियल वाले वर्ड्स हैं. तो ये आप लिखेंगे, एम लिख दें क्या ऊपर, ये मटेरियल में आएगा, ये अपीयरेंस में आएगा. ओके, नेक्स्ट ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड, सजा हुआ और जड़ा हुआ, ये भी अपीयरेंस में आएगा. यहाँ पर भी लिखते हैं अपीयरेंस. नेक्स्ट विलेजेस एंड टाउन्स, प्लेस के लिए यूज होगा. सिल्क एंड ब्रास मटेरियल में आएगा, विद इन एंड आउटसाइड, प्लेस के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड मोर सच वर्ड पेयर्स फ्रॉम द टेक्स्ट. चैप्टर से और ऐसे वर्ड पेयर्स ढूंढिए और उनको शेयर करिए अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ. ये खुद भी आप कर सकते हैं. कुछ एक हम देख लेते हैं जो चैप्टर में यूज हुए हैं. दो देख लेते हैं क्योंकि दो यहाँ पर दिए हैं पहले ही. अपीयरेंस, प्लेस और मटेरियल के लिए ये दो अपीयरेंस से रिलेटेड है, ये दो मटेरियल से रिलेटेड है, और ये दो जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं ये प्लेसेस से रिलेटेड है. तो आपके चैप्टर में इनके अलावा जो वर्ड्स आए हैं और ये मटेरियल, सबसे पहले अपीयरेंस से रिलेटेड वो है कलरफुल एंड स्टर्डी. ये इनका जो डिज़ाइन है या ये जो हैंड फैंस हैं, कलरफुल और स्टडी यानी कि मजबूत होते हैं, रंग बिरंगे, और स्टडी स्ट्रॉन्ग, ये उनकी अपीयरेंस से रिलेटेड हो गया वर्ड. दूसरा ग्लिटरिंग एंड ऑर्नेट. ग्लिटरिंग यानी कि चमकते हुए, ऑर्नेट यानी कि डेकोरेटेड, सजे हुए. ग्लिटरिंग एंड ऑर्नेट ये सभी आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा आप ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट भी लिख सकते हैं, ऑर्नेट. ठीक है. अब दो ऐसे ही वर्ड्स प्लेस से रिलेटेड, टेम्पल्स एंड रॉयल कोर्ट्स. ये स्टार्टिंग में ही आया, आई थिंक फर्स्ट पेज पर ही होगा चैप्टर के. टेम्पल्स एंड रॉयल कोर्ट्स में ये पहले फैंस यूज़ किए जाते थे, ये एक सेंटेंस था. और दूसरा हो जाएगा बंगाल एंड गुजरात. ये दोनों भी प्लेसेस के ही नाम हैं, एंड गुजरात. अब दो वर्ड्स मटेरियल से रिलेटेड, बैम्बू एंड केन. ये लास्ट में आया, ये भी मटेरियल. मटेरियल से रिलेटेड तो बहुत से वर्ड्स आपको मिल जाएंगे. बैम्बू एंड केन, गोल्ड एंड सिल्वर, ग्रास एंड मेटल, then palm leaves and silk, then beads and stones. okay, तो ये आप अपनी तरफ से लिख देंगे. नेक्स्ट, नाउ फाइंड द वर्ड पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सप्रेशंस. कुछ वर्ड पेयर्स में एक्सप्रेशंस फिक्स्ड होते हैं, यानी कि जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो फिक्स किया गया होता है. जैसे ब्रेड एंड बटर आप बोलते हैं कि ये काम तो उनका ब्रेड एंड बटर था, मतलब उनकी रोजी रोटी थी. तो इसमें आप बटर और ब्रेड नहीं कह सकते क्योंकि वो एक्सप्रेशन जो है वो फिक्स्ड है, तभी वो नेचुरल साउंड करेगा जब उस ऑर्डर में आप उसको बोलेंगे. तो ऐसे ही नीचे कुछ आपको वर्ड पेयर्स दिए हैं. अच्छा, दिए नहीं हैं, बनाने हैं. ओके, आप पहले उनको फाइंड करेंगे वर्ड पेयर्स को और फिर उनके मीनिंग लिखने हैं. एक्सप्रेशंस बाय सेलेक्टिंग देम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. नीचे एक और बॉक्स है, बॉक्स तो नहीं है ये, यहाँ से आप उनके मीनिंग सेलेक्ट करेंगे वर्ड पेयर्स के.
देन वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, जैसे वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन, हर कोई, ना कि कुछ स्पेशल लोग। जैसे हर कोई वोट देगा, कुछ स्पेशल लोग नहीं सिर्फ, तो उसके लिए ऑल एंड सन्ड्री आएगा, सन्ड्री एंड ऑल नहीं होता है। ये अगेन एक्सप्रेशन है, बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड्स। एक बार रीड कर लेते हैं दोनों ही कॉलम्स में जो वर्ड्स दिए हैं, हाई, कट, फैक्ट, ऑल, वेयर, टाइम, थिक, हार्ड, टियर, फास्ट, सन्ड्री, थिन, फिगर्स, रन, अगेन एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई, जब मुश्किल समय में किसी को अकेला छोड़ दिया जाता है उसके लिए एक्सप्रेशन होता है हाई एंड ड्राई। ये एक्सप्रेशन लिख दिया और अब इसका मीनिंग आपको यहाँ से ढूंढना है। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप है बिना हेल्प के या बिना मनी के। आई थिंक इसको ऊपर लिखने में ज़्यादा वर्ड्स लगेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई, उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट इज कट, कट एंड रन। यस, ये भी एक एक्सप्रेशन है। कट एंड रन मतलब जल्दी से कहीं किसी सिचुएशन से अलग हो जाना, भाग जाना। कट एंड रन। रन, तो इसका मीनिंग यहाँ पर होगा डैमेज एवरीवन। ये तो हो गया एवरीवन, नॉट जस्ट अ फ्यू पीपल, फ्यू स्पेशल पीपल। इसके लिए है ऑल, सॉरी नीचे, ऑल एंड सन्ड्री। और कट एंड रन में टू मेक अ क्विक एंड सडन एस्केप, एकदम से एस्केप होना मतलब सिचुएशन से निकल जाना, क्विकली या सडनली। कट एंड रन। ओके, नेक्स्ट नाउ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है ऑफिसेज में, तो कि ये अगर इन्फॉर्मेशन आपने दिया तो प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दीजिए, मतलब पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दीजिए। फैक्ट एंड फिगर्स। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है फिगर्स और मीनिंग होगा नीचे इसका इवन व्हेन एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम फैक्ट एंड फिगर्स। नेक्स्ट इज ऑल एंड सन्ड्री, तो हो ही गया। नेक्स्ट है वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर बोलते हैं टूट फूट को। जैसे कोई चीज़ आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो कहते हैं ना कि वेयर एंड टेयर हो गया है किसी मशीन में या किसी टूल में। सो वेयर एंड टेयर हिंदी में कहा जाता है टूट फूट, और इसका मीनिंग होगा ऑफन और नो, इवन व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज़। नॉर्मल यूज़ करने से ऑब्जेक्ट में जो डैमेज हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, उसको वेयर एंड टेयर कहते हैं। ये बड़ा ही कॉमन वर्ड है, अगर 11th में आप में से कोई कॉमर्स लेता है तो वहाँ पर बहुत यूज़ होता है ये डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में। एनीवेज, आगे नेक्स्ट है टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन वो यही काम करता है। टाइम एंड अगेन मतलब बार बार। टाइम एंड अगेन। हम ये लास्ट वाला कॉलम खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि होपफुली लिख लेंगे आप, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। सो टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार, यानी कि इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स, नो, ऑफन अक्सर, ऑन मैनी और ऑल ओकेजन्स, हर बार या बहुत सारे ओकेजन्स पर जब कोई काम आप करते हैं तो कहा जाता है कि टाइम एंड अगेन वो यही करता है, टाइम एंड अगेन। नेक्स्ट और लास्ट ही, अच्छा, थिक एंड थिन। वैसे थ्रू थिक एंड थिन ये है प्रॉपर एक्सप्रेशन, तो थ्रू थिक एंड थिन मतलब कहते हैं ना कि ऐसा फ्रेंड है जो थिक एंड थिन मतलब हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मेरे साथ रहा है। सो पूरा लिखते हैं, थिक एंड थिन नहीं होता, थ्रू थिक एंड थिन होता है। थिक एंड थिन, चाहे अच्छी सिचुएशन हो या ख़राब हो, हर जगह साथ देना। इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़, भले ही लाइफ में प्रॉब्लम्स थी या डिफ़िकल्टीज़ थी। थिक एंड थिन। नेक्स्ट, अब लास्ट है हार्ड एंड फास्ट। ये आपने बहुत सुना होगा स्कूल में। टीचर्स कई बार कहते हैं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ऐसे फिक्स रूल नहीं है या कोई सख्त रूल नहीं है जो आपको फॉलो करना है। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड
फास्ट। तो ये मीनिंग है इसका, सब तो हो गए, इसमें बचा तो कुछ भी नहीं है। ऑफन एक्यूरेट डिटेल इन्फॉर्मेशन डैमेज, हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग नहीं दिया इसमें। चलो हो सकता है मिसप्रिंट हो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम बुक पब्लिश हुई है, इसमें नहीं, हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है फिक्स्ड रूल, कोई ये फिक्स्ड रूल नहीं है, आपको ऐसा करना है। मान लीजिए टीचर कहे कि अपने बर्थडे पर आप सिविल यूनिफॉर्म में आ सकते हैं, घर की यूनिफॉर्म में स्कूल में आ सकते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आना ही है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, रीड द फॉलोइंग वर्ड कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये आई थिंक एक्सरसाइज पूरी टॉपिक पूरा वर्ड कॉम्बिनेशंस पर ही है। अब चैप्टर से कुछ वर्ड कॉम्बिनेशंस आपको दिए हैं। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एस्थेटिकली प्लीजिंग, ये तो टेक्स्ट में नहीं आया वर्ड, लेकिन एस्थेटिकली, एस्थेटिक हम बोलते हैं जो एक तरह से सुंदर कोई चीज़ लगती है, तो जो वो फीलिंग आती है हमारे अंदर, उसको एस्थेटिक सेंस कहते हैं। एस्थेटिकली प्लीजिंग, खुश कर दे जब कोई चीज़ मन को अच्छी लगे। अप्रिशिएटिंग द कल्चर, कल्चर को अप्रिशिएट करना। सस्टेनेबल लाइवलीहुड मतलब जो जीवन यापन है वो सस्टेनेबल रहे, आगे तक ठीक ठाक चलता रहे। द गिवन फ्रेजेस, ये जो फ्रेजेस हैं, आर कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक द फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, जैसे हमारे कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं उसी तरह से ये भी कन्वेंशनल कॉम्बिनेशंस हैं, यानी कि इंग्लिश में ये साथ में जाते हैं नेचुरली वर्ड्स। जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो इन कॉम्बिनेशंस को ऑटोमेटिकली यूज़ करते हैं। सच कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड कॉलोकेशंस, इस तरह के वर्ड्स को कहा जाता है कॉलोकेशंस। ओके, नाउ चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड और कलेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या सही वर्ड है या फिर क्या सही कॉलोकेशन है, वो आपको चूज करना है। द स्टूडेंट्स हैव टू टेक द इंग्लिश एग्जाम टुमारो और गिव द इंग्लिश एग्जाम टुमारो। हमेशा टेक एन एग्जाम सही होता है, गिव एन एग्जाम नहीं। जैसे टेक अ सीट होता है या हैव अ सीट होता है, वैसे टेक अ सीट नहीं, वैसे दोनों ही करेक्ट है, लेकिन हैव अ सीट आप देखेंगे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में जनरली आपने देखा होगा टेक एन एग्जाम, टेक अ टेस्ट, टुमारो वी विल टेक अ टेस्ट, वी विल द टीचर विल टेक अ क्लास, मैथ्स टीचर विल टेक अ क्लास, तो ऐसे उसमें टेक यूज़ किया जाता है, गिव नहीं। ओके, द स्टूडेंट्स हैव टू टेक द इंग्लिश एग्जाम टुमारो, कल स्टूडेंट्स को इंग्लिश एग्जाम देना है, तो इसमें ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज द इंटरव्यूअर आस्क द कैंडिडेट टू टेक अ सीट और हैव अ सीट। इंटरव्यूअर ने, जो इंटरव्यू लेने वाला था, उसने कैंडिडेट्स को कहा टू हैव अ सीट। हैव अ सीट बोलते हैं जनरली कोई खड़ा है अगर आपके सामने, मतलब प्लीज सिट डाउन। हैव अ सीट, टेक अ सीट नहीं होता, सीट ले लो मतलब, वो तो टेक करना मतलब उठाना हो गया, हैव अ सीट मतलब बैठ जाओ। माई स्कूटर डैश्ड अगेंस्ट अ कार और रन इनटू अ कार। जो एक्सीडेंटली कोई काम होता है, एक्सीडेंट्स में कॉमनली हम रन इनटू वर्ड यूज करते हैं, जैसे द बस रन इनटू अ ट्री, द बाइसिकल रन इनटू अ पोल। ठीक है, तो मेरा स्कूटर एक कार से टकरा गया। डैश्ड अगेंस्ट नहीं आएगा, हालांकि डैश्ड अगेंस्ट मतलब टकराना ही होगा, लेकिन कॉमन एक्सप्रेशन है रन इनटू। माई स्कूटर रन इनटू अ कार। आई मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस और ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस। इसमें सही कॉलोकेशन होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, ओन करना नहीं। आई मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी मेरी सक्सेस की, अपनी सफलता की। आई वुड लाइक टू टोन माई ग्रामर और इम्प्रूव माई, टोन अप माई ग्रामर और इम्प्रूव माई ग्रामर, इम्प्रूव माई इंग्लिश, इम्प्रूव ग्रामर, इम्प्रूव हैंड राइटिंग। इम्प्रूव हम यूज़ करते हैं, टोन अप जनरली हेल्थ और मसल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे टोन अप योर बॉडी, टोन अप योर मसल्स, जिम ट्रेनर्स बोलते हैं लोगों को। हालांकि मतलब उसका भी वही है कि इम्प्रूव करो अपनी बॉडी को या मसल्स को, लेकिन जो ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में या किसी सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्रूव वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, और बेटर बनाना। आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई ग्रामर। ओके, नेक्स्ट, ये आपके ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, कॉलोकेशन। कॉलोकेशन क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, आप एक तरह से गुड फ्रेंड्स बोल सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना हमेशा साथ में रहते हैं, ऐसे ये वर्ड्स भी नेचुरली साथ में रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेक अ मिस्टेक, कभी भी डू अ मिस्टेक नहीं कहते, हालांकि डू का मतलब भी करना ही होता है, गलती करना, लेकिन मेक अ मिस्टेक, हालांकि मेक का मतलब बनाना होता है, अगर हम एग्जैक्ट देखें, मेक मीन्स टू मेक समथिंग, कोई चीज़ बनाना, लेकिन स्टिल गलती अगर करेंगे तो मेक अ मिस्टेक होगा। ठीक है, क्योंकि
वो एक कोलोकेशन है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नाउ सेंटेंसेस को रीड करिए और वर्ब्स को अंडरलाइन करिए। इन मॉडर्न टाइम्स में, आज के समय में, पंखास हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। जो पंखास है आज के टाइम पर हमारे ट्रेडिशनल प्राचीन समय से चले आ रहे कुछ क्राफ्ट आइटम्स बन गए हैं। तो इसमें हैव बिकम यहाँ पर आपकी वर्ब है, बन गए हैं। नाउ गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन, गुजरात की जो मेहनती घर पे काम करने वाली महिलाएं, वर्कर्स हैं, दे हैव वर्क टायरलेसली, बिना थके उन्होंने काम किया इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग हैंडीक्राफ्ट में। सो यहाँ पर वर्ब हो जाएगी हैव वर्कड, काम उन्होंने किया। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने इस हैंडीक्राफ्ट को अडॉप्ट कर लिया। हैव अडॉप्टेड, अडॉप्ट करना एक वर्ब हो गई। वर्ब मतलब डूइंग वर्ड्स जो होते हैं जिनसे कुछ काम हो रहा हो, बन रहे हैं, काम कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, एक बार पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते थे। दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, लेकिन अब ये कमर्शियल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म हो गया है, बदल गया है। तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। तो जो अंडरलाइन वर्ब्स हैं आपकी, रेफर टू द पास्ट, वो पास्ट को रेफर कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, अडॉप्ट कर लिए हैं। बट हैव रिलेवेंस टू द करंट और प्रेजेंट टाइम, लेकिन आज के समय भी उतने ही वो रिलेवेंट है। मतलब कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया लेकिन उसका इफेक्ट, उसका वो आज तक भी, प्रेजेंट तक भी रिलेवेंट है। दिस फॉर्म ऑफ टेंस की इस फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस ऑल्सो टेक द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। जो अभी रिसेंटली कोई काम खत्म हुआ है, जस्ट अभी, उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। हालांकि जस्ट अभी फिनिश हुआ है, वो फिनिश हो चुका है, लेकिन उसमें पास्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, हैव एंड देन फिनिश्ड। जैसे यहाँ पर हैज या हैव यूज हुआ है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म आपको यूज करनी है वर्ब्स की। इसका रूल लिख लीजिए, हैज़ और हैव। अच्छा, हैज़ और हैव कहाँ यूज होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही, शी, इट, उनके साथ यूज होता है, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट्स यूज होगा हैज प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक जैसे हमने कहा शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। फिर जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आई भी प्लूरल में हम यूज करते हैं, उसमें वही फॉलो करता है उसको। प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू या दे, उनमें यूज होता है हैव एंड V3। ओके, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। चलिए खैर, अब ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। एक किया हुआ है पहले ही। पपेट्स हैव लॉन्ग फैसिनेटेड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। पपेट्स ने बहुत लंबे समय से पूरी दुनिया में ही ऑडियंस को फैसिनेट किया है। अब पहले से किया था लेकिन इफेक्ट अब तक है, अभी भी कर ही रहे हैं वो। सो यहाँ पर हैव आएगा क्योंकि पपेट्स ने फैसिनेट किया है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, हैव, और थर्ड फॉर्म आगे फैसिनेट बन गया फैसिनेटेड। कोई भी एक्शन जो भले ही पास्ट में हुआ, जैसे कि एक बड़ा ही कॉमन सेंटेंस आप सुनते हैं, इंडिया हैज़ वन मैनी वर्ल्ड कप्स। इंडिया ने बहुत सारे वर्ल्ड कप्स या मैनी क्रिकेट मैचेस वन किए हैं, जीते हैं। पास्ट का एक्शन है, पहले जीते होंगे, वर्ल्ड कप्स पहले जीते हैं, लेकिन वो जो अचीवमेंट है वो आज भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया ने बहुत सारे वर्ल्ड कप जीत लिए थे। हिंदी में बोलने में भी तो हम यूज़ यही करते हैं ना, जीते हैं, है यूज़ करते हैं प्रेजेंट। ठीक, खैर। नाउ पपेटियर्स क्रिएट इंट्रिकेट कैरेक्टर्स। पपेटियर्स जो पपेट्स बनाने वाले होते हैं, उन्होंने क्रिएट किए हैं इंट्रिकेट, बहुत बारीकी से उनके कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है। तो पपेटियर्स अगेन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हैव यूज करेंगे, दे हैव, और क्रिएट का क्या हो जाएगा पास्ट फॉर्म, क्रिएटेड। पपेटियर्स हैव क्रिएटेड इंट्रिकेट कैरेक्टर्स एंड कैप्टिवेटिंग स्टोरीज। स्टोरीज जो आपको बांध के रखती है, इस तरह के पपेट्स हैं। पपेट शो अगर आपने कभी देखा हो, स्टोरीज वो क्रिएट करते हैं उनकी स्किलफुल आर्टिस्ट्री से, जो आर्ट उनको आती है, जिसमें वो स्किल्ड है, उसको यूज करके। दे हैव मास्टर्ड आएगा।
द डेलिकेट मूवमेंट, आपने पपेट शो अगर देखो बहुत ही डेलिकेट मूवमेंट्स होती है उनकी, कब हैंड को ऊपर करना है, किधर जेस्चर शो करना है, बहुत बारीक मूवमेंट्स होते हैं, उसमें उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली है। तो दे हैव मास्टर्ड, क्योंकि दे प्लूरल है सो हैव आएगा, एंड थर्ड फॉर्म मास्टर्ड, दे हैव मास्टर्ड द डेलिकेट मूवमेंट्स एंड ब्रिंग्स दीज लाइफलेस फिगर्स टू लाइफ। ये लाइफलेस फिगर्स हैं पपेट्स में, जो कठपुतलियाँ होती हैं उनमें लाइफ नहीं होती, लेकिन स्टिल वो इनको लिविंग की तरह शो करते हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो लाइफलेस है। एंटरटेनिंग बनाते हैं दोनों ही, बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी। ओवर द ईयर्स, अगर हम समय कुछ कई सालों से, पपेट्री इवॉल्व यूजिंग, पपेट्री बहुत इवॉल्व हुई है, तो पपेट्री इवॉल्व हुई है, ये सिंगुलर हो गया। पपेट्री हैज़ इवॉल्व्ड, यहाँ पर आएगा हैज़ इवॉल्व्ड, मतलब बहुत डेवलपमेंट्स उसमें हुई हैं। यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उसमें, वाइल प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स, हालांकि जो ट्रेडिशनल पुरानी उनकी टेक्निक्स थी उसको भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। मैनी पपेटियर्स पास डाउन देयर क्राफ्ट थ्रू जनरेशंस, बहुत सारे जो पपेटियर्स होते हैं, जो पपेट शो दिखाते हैं, वो उनकी इस क्राफ्ट को पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। सो दे हैव पास्ड, उन्होंने पास की है। मैंने पपेटियर्स, क्योंकि प्लूरल है, हैव आएगा, एंड पास्ड। नेक्स्ट जनरेशन, इंश्योरिंग इट्स कंटिन्यूटी, कि ये जो आर्ट है वो कंटिन्यू रहे। दे परफॉर्म इन थिएटर्स, वो थिएटर्स में उन्होंने परफॉर्म किया है। दे हैव परफॉर्म्ड इन थिएटर्स, परफॉर्म्ड MED। ऑन टेलीविजन्स पर, फेस्टिवल्स में, कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट कल्चरल नैरेटिव्स, उनका जो कल्चरल नैरेटिव है उसकी इम्पॉर्टेंस को दिखाने के लिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिसन एंड रिस्पॉन्ड, सुनिए और रिस्पॉन्ड करिए। अब आप दो डायलॉग्स आपको दिए हैं एक बॉय और गर्ल के बीच में, जो टाइप ऑफ पंखा को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से पंखे को उन्हें एज अ गिफ्ट चूज करना है। आपको सुनना है, इसको लिसनिंग एक्टिविटी है ये। जैसा हम बार बार कहते हैं कि आपकी नई जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनमें हर तरह की एक्सरसाइज है, आपको चैप्टर से रिलेटेड भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, ग्रामर जो अभी हमने फिनिश की वो भी मिलेंगे, टेंस आपको यहाँ पर बता दिए, कॉलोकेशन के बारे में बताया, वर्ब्स आपने देख ली यहाँ पर, ओके, और जो हमारे पेयर वर्ड्स होते हैं किस तरह से उनका सीक्वेंस फिक्स्ड होता है वो देखा। अब लिसनिंग एक्टिविटी है, उसके बाद स्पीकिंग एक्टिविटी भी होगी, उसके बाद राइटिंग टास्क भी होगा। तो इन सभी को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे भी सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप सुनेंगे अभी वो बच्चे क्या बोल रहे हैं, और जब आप सुन रहे होंगे ये स्टेटमेंट्स आपको दी है 7 में से आउट ऑफ 7 दैट आर ट्रू फ्रॉम 1 to 7 गिवन बिलो। अच्छा, 4 स्टेटमेंट चुननी है इन 7 में से जो ट्रू है। ओके, चलिए पहले रीड कर लेते हैं एक बार। सो ये है ट्रांसक्रिप्ट पेज नंबर 263 पर, अभी आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। सो द बॉय सेज, लड़का कहता है, प्रिया, लड़की का नाम प्रिया है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड गेट ग्रैंडमा फॉर हर बर्थडे। तुम्हें क्या लगता है, क्या सोचा है तुमने, हम ग्रैंडमा को उनके बर्थडे पर क्या दें। आई वॉज थिंकिंग अबाउट गेटिंग हर अ ट्रेडिशनल पंखा, मैं सोच रहा था कि उनको एक ट्रेडिशनल पंखा दे देते हैं। द गर्ल सेज दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। शी लव्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, उनको जो ट्रेडिशनल पुरानी हमारी क्राफ्ट्स हैं वो बहुत पसंद है। बट देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ पंखाज, लेकिन वहाँ तो इतने तरह के पंखाज होते हैं। विच वन डू यू थिंक शी विल लाइक, क्या लगता है उन्हें कौन सा पंखा पसंद आएगा। द बॉय सेज मे बी समथिंग लाइट दैट शी कैन यूज ईजीली, शायद से कुछ ऐसा जिसे वो, जो हल्का भी हो, आसानी से वो यूज़ कर सके। आई रिमेंबर शी लाइक्स सिटिंग इन द वेरांडा इन द इवनिंग्स, शाम को वेरांडा में बैठती भी है तो वहाँ पर उसको यूज़ कर सकती है। गर्ल सेज ट्रू, सही है, बट डू यू थिंक शी वुड प्रेफर समथिंग हैवी दैट फील स्टडी, तुम्हें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ प्रेफर करेंगी जो थोड़ा सा हैवी भी हो, स्टडी फील हो, स्ट्रांग लगे। यू नो लाइक दोज ब्रास वंस वी सॉ एट द क्राफ्ट फेयर लास्ट मंथ, उन जो ब्रास के, पीतल के बने हुए पंखे जो हमने लास्ट मंथ क्राफ्ट फेयर में देखे थे, कुछ उनके जैसे। द बॉय सेज गुड पॉइंट, ये तो अच्छा पॉइंट है। शी डिड मेंशन वंस, एक बार उन्होंने एक बताया था, दैट शी लाइक्स थिंग्स विद अ बिट ऑफ वेट, बहुत हल्की चीज़ें उनको नहीं पसंद है, जिनमें थोड़ा वेट हो उस तरह की चीज़ें वो पसंद करती है। बट वोंट दैट बी हार्ड टू मूव अराउंड, लेकिन वो पंखे को चारों तरफ मूव करना मुश्किल नहीं होगा।
गर्ल सेज या यू आर राइट, हाँ तुम सही हो। मे बी समथिंग इन बिटवीन, कुछ बीच का लेते हैं, नॉट टू हैवी नॉट टू लाइट, जो बहुत भारी भी ना हो बहुत हल्का भी ना हो। एंड इट शुड बी प्रिटी इनफ फॉर हर टू शो हर फ्रेंड्स दैट व्हेन दे कम ओवर, और थोड़ा ब्यूटीफुल प्रिटी भी होना चाहिए कि जब उनकी फ्रेंड्स आएँ तो वो उनको दिखा सके। बॉय सेज डेफिनेटली। एंड इट शुड बी समथिंग शी कैन कीप अंडर हर पिलो, कुछ ऐसा भी हो कि वो अपने पिलो के नीचे उसको रख सके। व्हेन शी इज़ नॉट यूजिंग इट, जब वो उसको यूज़ ना कर रही हो। शी लाइक्स कीपिंग स्पेशल थिंग्स क्लोज, उनको बहुत अच्छा लगता है जो स्पेशल चीज़ें हैं उनको पास में रखना। द गर्ल सेज व्हाट अबाउट द वंस विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, उन पंखों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिन पे बहुत इंट्रिकेट बहुत बारीक डिज़ाइंस होते हैं। लाइक दोज एम्ब्रॉयडर्ड वंस, जैसे वो एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, कढ़ाई जिन पर की गई होती है, फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान के पंखे। मॉम ऑलवेज सेज ग्रैंडमा लव्स दोज काइंड ऑफ पैटर्न्स, मम्मी हमेशा कहती है कि दादी को उस तरह के पैटर्न्स बहुत पसंद है। बॉय सेज, लड़का कहता है ओ या द अप्लीके वंस, हाँ वो अप्लीके राजस्थान के फैंस जो हमने चैप्टर में देखे भी है। दोज आर ब्यूटिफुल, वो तो बहुत सुंदर है। एंड दे वुड लव लुक सो नाइस इन हर रूम, वो उनके रूम में भी बहुत अच्छे लगेंगे। नाउ द गर्ल सेज आई थिंक वी शुड नैरो इट डाउन टू 2 ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस हो गए हैं, थोड़े कम करते हैं, सिर्फ 2 ऑप्शंस रखते हैं। द लाइट वेट बैम्बू वन, वो हल्का सा बैम्बू का बांस का पंखा विद द डेलिकेट बीड वर्क, जिसके ऊपर बहुत बारीकी से मोतियों का काम किया गया है, या फिर मीडियम वेट में भी जो मीडियम है, और जो एम्ब्रॉयडर्ड है कढ़ाई जिसके ऊपर है विद द मिरर वर्क हो रखा है। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। बॉय सेज आई लाइक बोथ, मुझे तो दोनों ही पसंद है। बट लेट्स आस्क मॉम फॉर हर ओपिनियन, मम्मी से पूछते हैं उनका ओपिनियन भी ले लेते हैं। शी नोज ग्रैंडमाज टेस्ट बेटर दैन एनीवन, उनको दादी का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है। गर्ल सेज गुड आइडिया, लेट्स आस्क हर नाउ, चलो उनसे पूछते हैं। आई एम श्योर शी विल हेल्प अस चूज द परफेक्ट पंखा फॉर ग्रैंडमा, मुझे यकीन है कि ग्रैंडमा के लिए वो हम हेल्प करेगी हमें परफेक्ट पंखा चूज करने में। Yes, maybe we can also get it customized with grandma's initials or something special like that. Maybe हम उसको कस्टमाइज करा सकते हैं कि ग्रैंडमा के नाम का जो पहला शब्द है, अक्षर है, इनिशियल्स हैं उनके, उसको उसके ऊपर लिखवा ले या कुछ ऐसा स्पेशल करा ले। गर्ल सेज परफेक्ट, लेट्स डिस्कस विद मॉम। ठीक है, चलिए अब बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है कौन सी फॉल्स हैं। रोहन को लगता है कि ग्रैंडमा प्रेफर करती है हैवी आइटम्स बिकॉज दे फील मोर सब्सटैंशियल, क्योंकि वो ज़्यादा सब्सटैंशियल, एक तरह से लार्ज लगता है, बड़ा लगता है। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमें इनमें से सिर्फ 4 ही चूज करनी है ना, आउट ऑफ 7 में से ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रिया सजेस्ट करती है गेटिंग अ पंखा दैट कैन बी इजीली मूव अराउंड। नहीं, ये प्रिया ने नहीं, ये बॉय ने सजेस्ट किया था कि कुछ लाइट वेट लेना चाहिए जिसको वो आसानी से मूव करा सके। गर्ल ने तो कहा था कि कुछ हैवी लेते हैं, रॉन्ग। नेक्स्ट इज रोहन बिलीव्स ग्रैंडमा एंजॉय सिटिंग इन द वेरांडा ड्यूरिंग द इवनिंग्स, ये तो सही है, ग्रैंडमा को अच्छा लगता है शाम को वेरांडा में बैठना। देन प्रिया नोज, प्रिया जानती है ग्रैंडमा उनकी स्पेशल चीज़ों को अपने पास रखना चाहती है, ये भी ट्रू है। अच्छा, ये बॉय ने कहा है, लेकिन बॉय जानता है, प्रिया नहीं। अच्छा, रोहन नाम है लड़के का, रोहन जानता है समथिंग पिलो के पास रख सके, क्योंकि उनको उनकी स्पेशल चीज़ों को पास रखना पसंद है, तो ये रोहन ने कहा है, प्रिया ने नहीं। रोहन को लगता है अ पंखा विद इंट्रिकेट डिज़ाइन वुड बी टू डेलिकेट फॉर ग्रैंडमाज लाइकिंग, उनको लगता है कि अगर हम बहुत बारीकी वाला डिज़ाइन ले लेंगे तो वो बहुत नाजुक हो जाएगा, ग्रैंडमा उसको पसंद नहीं करेगी, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअली इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ये अभी देखा। यहाँ पर लिखा है ग्रैंडमा प्रेफर करती है जो हैवी हो उस चीज़ को, क्योंकि वो उनको स्टर्डी फील होता है, स्टर्डी यानी कि सब्सटैंशियल, बड़ा लगता है, स्ट्रांग लगता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। खैर, इंट्रिकेट डिज़ाइन बहुत डेलिकेट नहीं होगा, ग्रैंडमा इवन उनको पसंद है इस तरह के पैटर्न्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रिया सजेस्ट करती है कि बैम्बू पंखा और बीड वर्क वाले जो एम्ब्रॉयडर्ड पंखा है जिस पर मिरर वर्क होता है, उनमें से एक चूज़ करना है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था नैरो डाउन करते हैं, 2 ही ऑप्शंस रखते हैं। नेक्स्ट इज रोहन डिसाइड करता है दे शुड बाय द पंखा विदाउट कंसल्टिंग देयर मॉम, ये गलत है। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी मदर से कंसल्ट करके उस फैन को चूज करेंगे। अब इसमें एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, हमने रॉन्ग लिख दिया उसको। प्रिया ने सजेस्ट किया पंखा जिसे ईजिली मूव किया जा सके।
अब ये प्रिया ने नहीं, ये तो रोहन ने सजेस्ट किया था। ये बात सही है कि जिसे वो इजीली यूज़ कर सके, लेकिन ये रोहन की स्टेटमेंट थी। प्रिया जानती है कि उनको स्पेशल चीज़ें पास रखना पसंद है। ये वैसे स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगेन नो, ये स्टेटमेंट है यहाँ पर, लेकिन फिर से ये रोहन की स्टेटमेंट है, प्रिया की नहीं। नाम गलत है इसमें। और रोहन को लगता है कि इंट्रिकेट डिज़ाइन बहुत डेलिकेट हो जाएंगे, बहुत आप कह सकते हैं नाजुक हो जाएंगे। अप्लीके वन, नो, ऐसा तो उसने कभी नहीं कहा। बहुत बारीक डिज़ाइंस ले लेते हैं, ग्रैंड माँ को वो पसंद है। लुक सो नाइस इन हर रूम। अब इसमें चारों ही और ये तो बिल्कुल ही गलत है, मदर से उन्होंने कंसल्ट किया है। यहाँ पर सिर्फ किसी में से भी अगर नाम चेंज होता तो एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। अभी हमारे अकॉर्डिंग तो इसमें 3 ही स्टेटमेंट सही है। You choose a gift, you listen, choose 4 statement of the 7 that are true. No, only 3 statements are true. बाकी अगर कोई मिस्टेक आप फाइंड कर पा रहे हैं किसी उसमें तो वो आप बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में खुद आंसर बता देंगे इसका। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थोड़ा सा क्विकली करते हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो गई ये वीडियो। अब स्पीकिंग एक्टिविटी है। आप ग्रुप में काम करेंगे, 4 बच्चों का एक ग्रुप होगा। पिक्चर्स को देखिए जहाँ पर 4 अलग अलग तरह के फैंस आपको दिए हैं। ये हैंड फैन है, सीलिंग फैन है, टेबल फैन है जो हैंड हेल्ड फैन होता है, हाथ में होल्ड कर सकते हैं जिसको आप, वो फैन है। इनमें से हर एक बच्चा एक फ़ैन को पिक करेगा, इमेजिन करेगा कि आप वो फ़ैन है, और इन पॉइंट्स को यूज़ करके आपको उसके ऊपर बोलना है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आप कौन सा फ़ैन है, डिस्क्राइब करिए फॉर एग्जांपल आपके क्या फीचर्स हैं, अपने बारे में आपको क्या पसंद है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, और क्या चीज़ आपको यूनिक बनाती है, बाकियों से अलग बनाती है। तो हैंड फैन ही चूज़ कर लेते हैं, उसके बारे में चैप्टर में इतना कुछ हमने पढ़ा भी है। स्पीकिंग एक्टिविटी है, सिर्फ बोलना है आपको। हाय, आई एम अ हैंड फैन, हेलो एवरीवन, आई एम अ हैंड फैन एंड आई एम मेड फ्रॉम पाम लीव्स एंड बैम्बू। मैं पाम की पत्ती से, बैम्बू से बनता हूँ। आई एम लाइट एंड इको फ्रेंडली एंड ईजी टू कैरी। बाकी को आप कहीं कैरी नहीं कर सकते हैंड हेल्ड फैन के अलावा, इसको ईजीली कैरी किया जा सकता है। चलो लिख लेते हैं एक बार। ये आप यूज़ कर सकते हैं स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए। पॉज करके खुद से रीड कर लीजिए एक बार। हेलो एवरीवन, आई एम अ हैंड फैन, आई एम मेड ऑफ पाम लीव्स एंड बैम्बू, आई एम लाइट, इको फ्रेंडली एंड ईजी टू कैरी। I like that I do not need electricity and I help people stay cool naturally. I am beautiful and often decorated with colorful designs. My weakness is that I need to be moved by hand and cannot provide air continuously like electric fans. आपको मूव करना पड़ेगा बार बार उसको। What makes me unique is that I represent India's rich culture and traditional craftsmanship. I am simple, useful and eco-friendly. ठीक है, सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। इंट्रोडक्शन भी हो गया, खुद को डिस्क्राइब कर दिया, अपने फीचर्स भी बता दिए, फिर क्या आपको पसंद है अपने बारे में, क्या आपकी वीकनेस है और क्या चीज़ आपको यूनिक बनाती है। नेक्स्ट, अब राइटिंग टास्क है। एक आर्टिफैक्ट को डिस्क्राइब करिए जो विच यू मेड इन योर क्राफ्ट क्लास और लर्न फ्रॉम समवेयर। आपने अपने क्राफ्ट की क्लास में कोई आर्टिफैक्ट, आर्ट की कोई चीज़ बनाई हो या कहीं देखा हो। चलिए ये आप खुद से कर लेंगे। नाउ लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट में है, कोई भी आर्ट फॉर्म जो आपके रीजन की, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है। लोकल जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें आपको मिलती हैं अपने आसपास, कोई पेंटिंग है या फिर वॉल पेंटिंग्स मिलती हैं आपके एरिया में। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आप खुद का हैंड फैन भी बना सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।